सरकार पर ममता संकट, बड़ी खबर इस वक्त की। टीएमसी की बैठक उधर चल रही है कोलकाता में, तो इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने गई हैं सोनिया गांधी। सरकार के संकट पर दो अहम बैठकें, दो तस्वीरें, एक कोलकाता की, एक राजधानी में प्रधानमंत्री निवास की। दोनों तस्वीरें बयां करती हैं कि यह वाकई संकट की घड़ी है इस सरकार के लिए। हालांकि सरकार गिरेगी नहीं अगर टीएमसी अपना समर्थन वापस लेती है या फिर बाहर से समर्थन का फैसला लेती है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जो एक लंबा रिश्ता दोनों पार्टियों का रहा है, गठबंधन की सरकार चल रही है, उधर बंगाल में भी गठबंधन की सरकार है दोनों की, उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और सरकार जो अभी तक बहुत आराम से अपनी राह में आगे जा रही थी, उसे अब सिर्फ बाहर से जो समर्थन देने वाली पार्टियां हैं उनके सहारे वो रह जाएगी अगर टीएमसी भी बाहर से समर्थन देने का फैसला करती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता में, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की इस वक्त बैठक चल रही है, दूसरी तरफ तस्वीर है 7RCR की, राजधानी प्रधानमंत्री निवास, जहां पर सोनिया गांधी मिलने गई हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। क्योंकि ऐसी घड़ी में क्या आगे की प्रतिक्रिया हो, क्या आगे की रणनीति हो, ये मिल बैठकर तय करने का वक्त है। और इसीलिए 7RCR पर सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत चल रही। तो कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे कि आप वाकई है ये संकट की घड़ी। हमारे साथ दीपा दास मुंशी, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, इस वक्त जुड़ गई हैं, और कीर्ति आजाद जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले केंद्र की यूपीए सरकार पर ममता का संकट हमेशा से भारी रहा है, लेकिन हर बार संकट का समाधान ढूंढने में अभी तक कम से कम सरकार कामयाब रही है। कभी ममता की मांगों के आगे पूरी तरह झुककर, तो कभी ममता को रियायत का झुंझुना पकड़ाकर। लेकिन इस बार ममता संकट कुछ ज्यादा ही भारी है। समाधान तो दूर, खुद सरकार पर शहादत का खतरा मंडरा रहा है। कोलकाता में टीएमसी की बैठक चल रही है, थोड़ी ही देर में ममता बड़े फैसले का ऐलान करेंगी, जिसका असर आने वाले दिनों में सियासी घमासान के रूप में दिख सकता है। डीजल, गैस और किराना में एफडीआई पर ममता और मनमोहन सरकार में ऐसी ठनी है कि जंग आर पार की हो गई है। सरकार फैसलों के रोल बैक के लिए तैयार नहीं और ममता रोल बैक के अल्टीमेटम से हटने को तैयार नहीं। नतीजा, यूपीए सरकार पर मंडराने लगा है सबसे बड़ा खतरा। सबकी निगाहें उस अहम मीटिंग पर हैं जो कोलकाता में होने वाली है और जिसके बाद ममता बड़ा ऐलान करेंगी। यूपीए सरकार में टीएमसी है या नहीं, यूपीए सरकार में टीएमसी के मंत्री रहेंगे या बाहर निकलेंगे। मीटिंग में क्या होगा उसके संकेत पहले ही दे दिए गए हैं। अभी तक मुझे ये नहीं लगा कि हम समर्थन वापस करेंगे, क्योंकि एक कमिटमेंट हमें था कि सरकार की स्टेबिलिटी हम रखेंगे, लेकिन बाकी सब ऑप्शंस खुला है। ये मैं देख रहा हूं कि सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। अगर नहीं उठाए तो उस पर एक ठो सिद्धांत लेने होगा, कड़ा कदम लेने होगा। टीएमसी की मंशा नहीं कि सरकार से संबंध टूटे, लेकिन सरकार ने इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा। जब टीएमसी के मंत्री और नेता सरकार से रोल बैक न करने की स्थिति में बुरे अंजाम की धमकी दे रहे थे, उसी वक्त मनमोहन के मंत्री ने साफ कहा कि रोल बैक की गुंजाइश नहीं। Demanding it is one thing, but then the opposition which opposes a decision will demand a rollback. But did anyone in government give you the impression that we are rolling it back? But as far as I know, we are not rolling back any of those decisions. सवाल है अब क्या होगा। 3 विकल्पों की बात खुद टीएमसी ने की है। तृणमूल सांसद सुल्तान अहमद ने आज तक से खास बातचीत में तीनों विकल्प खोल कर रख दिए। कल हमारी मीटिंग है, ऑप्शन बहुत सारे हैं कि हम यूपीए से हट जाएं, हमारे मंत्रीगण इस्तीफा दे दें। हम ये भी है कि हम मंत्रिसभा में रह करके बाइकआउट करें, कैबिनेट मीटिंग में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ना जाएं, हम लोग ऑफिस ना जाएं, ये ऑप्शन है। तीसरा ये है कि हम लोग यूपीए से समर्थन वापस लें।
सरकार को पता था डीजल गैस की कीमत में बढ़ोतरी और किराना में एफडीआई का विरोध ममता जरूर करेंगी। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े फैसलों का मास्टर स्ट्रोक खेला। मजबूत सहयोगी की परवाह किए बगैर फैसले लिए। मतलब साफ है, या तो सरकार को अंजाम की परवाह नहीं, या संकट का समाधान पहले से तैयार है। दिल्ली से संदीप सोनवलकर के साथ अशोक सिंघल, कोलकाता, आज तक। सवाल यही है कि दीदी किस हद तक जाएंगी, इसी पर ही सबकी नजर है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय उनसे करा दें। दीपा दास मुंशी जी, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद साहब, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ पुरंजय गुहा ठाकुरता साहब, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे साथ खास मेहमान तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपा दास मुंशी जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए सवाल तो सबसे पहले यही जहन में आता है कि अगर यही सब कुछ करना था, धड़कनें इसी तरह से आपकी तेज होनी थी, तो यही तमाम फैसले पहले क्यों नहीं आपकी सरकार ने ले लिए, इतना वक्त क्यों जाया किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि कोलगेट भूल जाएगा देश? क्या जो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही ममता दीदी से क्या आश्वासन है या फिर किस तरह की बातचीत है जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि सरकार खतरे में नहीं? देखिए, यूपीए 2 सरकार एक कोalition सरकार है, और कोalition हम सब जानते हैं कि कोalition में कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन जिस ढंग से ममता जी एक के बाद एक मुद्दा लेके विरोध किया है, और जब भी ऐसे सवाल उठा है, चाहे ये पेट्रोल के कीमत बढ़ गया हो, या तो डीजल का प्राइस बढ़ गया हो, या तो एफडीआई रिटेल हो, या लोकपाल हो, या लैंड एक्विजिशन बिल हो, ये सब लेके उनका वो सहमत नहीं हो पाई। दीपा जी, ये मेरा सवाल था आपसे। दीपा जी, विरोध के कारण आपको रोककर यही सवाल था कि बार बार आपने उनका मनोबल पहले तो यहां तक पहुंचा दिया। आपने 1000 बार ये दिखा दिया कि 19 सांसदों की एक पार्टी मनमोहन सिंह की सरकार के तमाम फैसले ले रही थी। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि पॉलिसी पैरालिसिस से हटने के लिए आप लोगों ने ये कदम उठा लिया? देखिए, बार बार अगर ऐसे आता है सामने मुद्दा कि विरोध हो रहा है बंगाल में जाके सड़क पर, और वो भी यूपीए सरकार के खिलाफ, जबकि बहुत सारे मुद्दा ऐसे बंगाल में भी है जो हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी हम सड़क पे जा सकते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो प्रो पीपल मुद्दा है, जिसके लिए फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, जिसके लिए महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार वो बढ़ते जा रहा है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के वायलेशन एंड विमेन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे पहुंच गए हैं। ये सब मुद्दा लेके हम भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग गए नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ममता दीदी कुछ भी कह जाए और उसके हम विरोध ना करें। अब यूपीए सरकार का तरफ से यही कहना है कि एफडीआई रिटेल जो लाना चाहिए था वो पहले भी लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन वापस लिया गया था। और ये देश का अर्थनैतिक संकट है। अभी अगर ममता जी कहती है कि नहीं, एफडीआई रिटेल हम समर्थन नहीं करेंगे, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? वो अगर समर्थन नहीं करती है तब क्या अर्थनैतिक सुधार हो जाएगा देश का? ये तो नहीं हो सकता। इसका कितने हद तक हम जा सकते हैं, ये सवाल अब पैदा हो गया। अब सरकार अगर ये कहती है, आपने अपना पक्ष अपने तरीके से रख दिया है, लेकिन जरा सा यहाँ पर मतभेद हम देखते हैं। इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के नेता राजधानी में बैठे हैं वो जरा ज्यादा मीठे बोल रहे हैं ममता के लिए आपके मुकाबले। कीर्ति आजाद जी, बीजेपी और विपक्ष किस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहा है? बाहर से आराम से देख रहे हैं। जनता विरोधी काम हो रहे हैं। दीपा जी ने जो बातें बताई हैं वो राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में वो यह कहना चाहते हैं कि गलत राज्य सरकार कर रहा है, हम उनके खिलाफ में नहीं कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार में जो गलत हो रहा है वह उनको भी नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि राजनीति जब आप करते हैं, अपना देश गरीब देश है, 20 रुपए से ऊपर को ये कहते हैं कि गरीबी का रेखा से ऊपर है जो 20 रुपए तक कमाता है। अब इस प्रकार की सरकार हो, आप महंगाई बढ़ा देवें, कोलगेट की परिस्थिति हो, एफडीआई लेके आए, खुदरे विक्रेता जो लगभग 4 करोड़ है और उनसे साथ में जुड़े हुए 5-5, 6-6 आदमी हैं। आप सोचिए क्या परिस्थिति देश की होने वाली है। हम अपनी आर्थिक स्थिति बाहर के विदेश को पैसे को लेकर आएंगे। हम एक जमाना था, पिछले साल ही कहते थे जीडीपी इतनी ऊपर हो रहा है, क्या हमारे पास इतनी ताकत नहीं है
कि इन सभी मजबूरियों में, इन सभी बढ़े हुए मांगों के अंदर हम देश को संभाल सकें? तो जो आदमी इतने सालों से राज कर रहा है और देश को नहीं संभाल सका, वो ठीकरा किसी और पर ठोक रहा है। तो ममता बनर्जी जो कह रही है वो ठीक ही कह रही हैं। उन्होंने कहा उनके ऊपर दबाव है लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट कहती है कि पिछली बार जब एफडीआई ला रहे थे, हम थे सरकार में, हमने नहीं आने दिया। उनके ऊपर भी ये दबाव है, पूरे देश के ऊपर ये दबाव है। कहां जाएंगे गरीब लोग? तो इस प्रकार के जब कोई जवाब देता है तो वह ठीक नहीं है। आप देश हित पहले सोचिए, उसके बाद सरकार संभालने की बात कीजिए। परंजय जी, आपसे मेरा सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ, क्या क्योंकि ये वक्त है, ये सभी जान रहे हैं, देश के लिए आर्थिक सुधार का, ये पॉपुलिज्म और लोकप्रियता का, लेकिन जो बीजेपी का स्टैंड है, जो कीर्ति जी कह रहे हैं कि गरीब के खिलाफ हो गई है सरकार, क्या सही है? देखिए, 9 महीना या 10 महीना पहले भारत सरकार का कैबिनेट ने यही प्रस्ताव लिया था कि हमें एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल होना चाहिए। उस समय लागू नहीं कर पाया। हां, ममता जी उस समय विरोध किया। ये पूरा जो नीति था वो एकदम ठंड बक्स में, फ्रिज में, कोल्ड स्टोरेज में डाला गया। क्या बदल गया? ये 10 महीना में या 11 महीने में क्या बदल गया स्थिति? पहला बात कोलगेट, दूसरा बात है मुद्रास्फीति, यानी महंगाई का मार। ये जो आज नहीं 4 साल लगातार 4.5-5 साल से चल रहा है, खाद्यान्न का दाम बढ़ रहा है। आपने डीजल की कीमत बढ़ा दिया 5 रुपया, अब 15 महीना नहीं बढ़ाया। आपको 15 महीना में हर महीना 30 पैसा बढ़ाने के लिए कौन रोका था? किसी ने नहीं रोका। अचानक 5 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया। इसके असर पड़ेगा महंगाई के ऊपर, खाद्यान्न के दाम के ऊपर। ये एक तरह से गरीब के पेट में आप बार बार लात लगा रहे हैं, मार रहे हैं, रात मार रहे हैं। क्योंकि आज गरीब लोग, उसका जितना आय है, ज्यादा से ज्यादा पैसा 50-60% खाद्यान्न में जाता है। ये आज सरकार, यूपीए सरकार के सबसे बड़ा कमियां है कि वो भ्रष्टाचार भी बंद नहीं कर पाया और साथ साथ हर गृहिणी के जेब वो काट रहे ये मुद्रास्फीति के लिए। तो लोग नाराज है और ममता बनर्जी यही देख रहे हैं कि सब लोग नाराज है। ममता बनर्जी ये भी सोचते हैं कि यूपीए 1 को जैसे सीपीएम गिराने की कोशिश किया मगर सफल नहीं पाए। हमारा मित्र है सपा का बैठे हैं, इन लोग सरकार को बचा दिया, मगर स्थिति आज बदल गए हैं। और इस समय देखिए ममता बनर्जी को मालूम है उनका सिर्फ 19 सांसद है, वो गिरा नहीं सपा का 22 सांसद है, बसपा का 21 सांसद है। तस्लीम जी आपसे मेरा ये सवाल, अगर ममता ने छोड़ा साथ तो क्या आप थामेंगे हाथ? नहीं, ये तो आपने खुद ही अगर के साथ कहा है कि अगर ममता ने छोड़ा साथ, तो अगर ममता ने साथ छोड़ा तो जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें फैसला किया जाएगा। आप ये भी पूछ सकती है कि अगर ममता ने नहीं छोड़ा साथ, का ही तो पूरा अगर मैं ये कहूंगा कि अगर ममता ने नहीं छोड़ा साथ तो फिर क्या होगा? तो आप तो ये सारी चीजें देखिए, यूपीए के एलाइज हैं और यूपीए के एलाइज में ममता बनर्जी के अलावा तकरीबन मेरा सीधा सवाल आपसे नहीं, तो ये शब्दों की जाल से, एक सेकंड, शब्दों की जाल को बंद करिए। समाजवादी पार्टी से की जाए। सीधा सवाल एफडीआई का है, सवाल महंगाई का है। आप कह रहे हैं कि ये जन विरोधी तमाम बातें हैं। ऐसे वक्त पर अगर ममता बनर्जी अपना समर्थन वापस लेती हैं, आप क्या सरकार के साथ खड़े दिखना चाहेंगे? यकीनन अगर इस जो फैसला अगर ममता बनर्जी ये करती हैं कि वो सरकार के साथ नहीं है और दूसरे एलाइज भी इस किस्म का फैसला करते हैं और ये महसूस होता है कि सरकार गिरने के करीब है, तो उसमें मदद की जाएगी। इसलिए कि हम जन विरोधी नीति की मुखालफत इसके बावजूद कर रहे हैं कि हम सरकार को समर्थन बाहर रहकर देते रहेंगे बाहर से। लेकिन अगर सरकार हमारी, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम सरकार को गिरा सके अकेले अपने दम पर। उस पोजीशन में होते तो फिर उस दिशा में काम करते। हाँ, जल्दी से छोटी सा बात करने से, सपा और तृणमूल का अगर मिड टर्म पोल होता है दोनों को फायदा, उम्मीद है कि हमें फायदा। पश्चिम बंगाल में 42 सांसद है, ममता जी का 19 है। उत्तर प्रदेश में 80 सांसद है, सपा का अभी 22 है। दोनों समझते हैं कि अगर जल्दी चुनाव हो जाता है हमारा फायदा होगा, तो फायदा होगा। लेकिन फिर भी जब तक तीनों यानी ममता, मुलायम और मायावती तीनों समर्थन नहीं खींचते हैं, सरकार गिरेगी तब तक सरकार गिरेगी नहीं। सरकार पर ममता संकट। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ दीपा दास मुंशी जी भी जुड़ी हुई हैं, कीर्ति आजाद जी भी। दीपा जी, सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर तो और भी प्रूव हो गया कि आपकी सरकार जानबूझकर पॉलिसी पैरालिसिस शब्द एक तरह से उसमें डूबी हुई थी और आप गठबंधन की पार्टियों का रोना रो रहे थे, क्योंकि अब जब आपको फैसला लेना था तो एक तरह से आपने देश को इतने सालों तक गुमराह किया। अब जब आपको फैसला लेना था, आज तो आपने ले लिया है। आपको भी पता है कि सरकार गिरा नहीं रही है, ममता बनर्जी अकेले नहीं गिरा सकती हैं, तो फिर तो ये सिर्फ एक बहाना था।
दरअसल आप लोगों ने शायद ये बाण ऐसे वक्त के लिए रखा हुआ था जब आप पूरी तरह से घिर जाएं, कोलगेट जैसा कोई घोटाला एकदम सरकार को ले डूबने को तैयार हो जाए, तब आपने ये रामबाण छोड़ दिया। जी नहीं, ऐसे बात नहीं है। ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे बात नहीं है। ये बार बार एफडीआई रिटेल को लेके पहले भी ये बात कहा गया था, और तब हमारे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था लोकसभा के अंदर कि सबके साथ बातचीत करके ही सहमत होके ही एफडीआई लाया जाएगा। लेकिन जिस ढंग से महंगाई बढ़ रहा है, जिस ढंग से अर्थनैतिक संकट में देश आगे जा रहा है, जिस ढंग से सामना कर रहा है हर चीजों की, हर मुद्दों की, इसमें ये लाना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर पॉलिटिकल ग्रोथ सामने आ जाता है तो ये अलग बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक ढंग से देखना चाहिए। पॉलिटिकल अंदाजा से अगर देखा जाए तो उसका अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो इसलिए ये जबकि ये पहले भी ये जानकारी थी कि ममता जी ने अगर विथड्रॉ करते हैं सपोर्ट, या तो मिनिस्टर्स को बाहर ले आते हैं, या कोई और टैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, या तो कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना चाहती है, तो सरकार गिरेंगे नहीं। ये तो तब भी तय था, अब भी तय है। चाहे वो 72 घंटा भी समय दे दिए हो, लेकिन आईसीयू से निकल जाएंगे ये सरकार, मरेंगे नहीं, ये तो साफ है। ये तो लेकिन इसके लिए आप वही कह रही है जो हम कह रहे हैं, आप वही कह रही हैं, और इसीलिए कीर्ति आजाद जी, आपने कहा कि पहले क्यों नहीं किया, आपने कहा कि पहले क्यों नहीं किया। मैंने ये कह रही हूं कि पहले कोशिश किए थे, लेकिन कंपल्शन ये था कि एक कोalition गवर्नमेंट चलाने के लिए सबके साथ बातचीत करके चलाना चाहिए। वो अगर पार्टी वो दिखाया, वही बात है। अभी कीर्ति जी कुछ दलील समझ में आई क्या? कंपल्शन तो अभी भी है, लेकिन ये फैसला तो भी ममता जी ने सुनाई है, कांग्रेस पार्टी ने सुनाया था। 72 घंटा का समय ममता जी सुनाने वाली। वो कहने की क्या कोशिश कर रही हैं? वो कहती हैं कि ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, उनके अपने घटक दल हैं, उनके बारे में कहते हैं कि क्या वो ब्लैकमेल करेंगे। देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा सबके होते हैं, लेकिन उसके अंदर हित होता है लोगों का। आपने जो परिस्थिति देश में इस समय सरकार ने बना दी है, उससे त्राहिमाम मचा हुआ है। आप जानते हैं बिजली की वैसी किल्लत, आपको मालूम होगा पीछे 4 घंटे तक दिल्ली जैसी जगह में बिजली नहीं थी, पूरा ब्लैकआउट था। नॉर्दर्न से 17 राज्यों के अंदर उस समय बिजली नहीं थी। आज बिजली की किल्लत है। आपने डीजल के दाम बढ़ाए हैं, हमारे तरफ में सुखाड़ पड़ा हुआ है, दरभंगा में सुखाड़ हुआ है। लोग डीजल पंप सेट से पानी पटा रहे हैं अपने खेतों में। बेचारे छोटे किसान हैं जो काम करते हैं, उनके लिए एक एक रुपया वह बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। उनमें आप इतना दाम बढ़ा दें, वह सुबह से शाम तक डीजल पंप सेट चलाकर कर रहे हैं। आपने दाम बढ़ाया, आप सोचिए ट्रांसपोर्टेशन का दाम कितना बढ़ेगा, उस किसान के ऊपर क्या परिस्थिति बनेगी। ऊपर से आप एफडी ले आए, कहते हैं एक करेला अपने तीता ऊपर नीम चढ़ा वाली परिस्थिति आपने कर दी। बहस जारी है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक इस वक्त कोलकाता में हो रही है। फैसला यह होना है कि क्या वो सरकार से समर्थन वापस लेंगी। सवाल यह है कि अगर वो बाहर से समर्थन देती हैं, मायावती भी हटती हैं, मुलायम भी बाहर से समर्थन हटा लेते हैं, तभी सरकार पर खतरा है, ऐसे खतरा नहीं है। और इसीलिए बार बार ये सवाल एक बार फिर से दीपा दास मुंशी जी, कीर्ति आजाद जी भी समझ नहीं पाए। आप इस टाइमिंग को जरा देश को समझाइए कि आपने ऐसे वक्त पर जो ये फैसला लिया है, आपको तो पहले से पता था कि ममता बनर्जी अब कौन सा वो आपके साथ हैं इस फैसले में, ये बैठक नहीं हो रही होती अगर वो आपके साथ होती। टाइमिंग जैसे कीर्ति आजाद जी ने बता रहे हैं, मैं भी कीर्ति आजाद जी से ये पूछना चाहती हूं कि पंजाब में तो वॉलमार्ट है, तो पंजाब का जो मुख्यमंत्री पहले एफडीआई को सपोर्ट दिए थे, आज क्यों वो दूसरी बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो एनडीए का सहयोगी दल आज वो एफडीआई को सपोर्ट किए हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये अंदाजा अलग अलग होते जा रहा है। जिस ढंग से एफडीआई के मुद्दा सामने आ रहे हैं, ये पूरा जनता को बताना है कि एफडीआई से क्या सुविधा प्राप्त होने जा रहा है और क्या असुविधा होगा, ये भी विरोधी पक्ष का कहना है। और इसके लिए तो पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, आप कोलगेट को लेके इतना दिन पार्लियामेंट बंद कर दिया, जबकि सरकार तैयार था कोलगेट के ऊपर बहस हो, तो बीजेपी इनको करने नहीं दिया। आज
सड़क पे जाके वो लोग कह रहे हैं, और अभी सामने आके अगर हर चैनल्स में बैठ के ये कहते हैं कि ये कोलगेट के कारण ये सामने एफडीआई को मुद्दा लाया गया, ये गलत है। सवाल यही है जो मुझे ये कहा गया है कि सरकार फैसले लेने के पहले क्यों नहीं सहयोगियों से बात। परंजय कुछ कहना चाह रहे हैं? परंजय जी। दीपा जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं दो। कितनी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ कीर्ति जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर सचमुच किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा उनका फसल के लिए, और सचमुच अगर उपभोक्ता के लिए कम कीमत में खाद्यान्न मिलेगा, तो ये तो सब लोग के हित में है, सब लोग इसको दे विल वेलकम इट। मगर लोग क्यों डर रहे हैं कि वॉलमार्ट विश्व में जितनी सारी जगह में गया वहां बेरोजगारी बढ़ गया, या हमारे जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, जो बाजार में हाट में कुछ फल सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि उनका पास रोजगार नहीं है, इनका जीविका भी खत्म हो जाएगा। तो ये लोग डर रहे हैं। और मेरा सवाल जो है दीपा जी, 10 महीना पहले जब प्रणब बाबू हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने संसद में बोला कि हम सारे लोगों से बात करके ये फैसला लेंगे, अचानक क्यों लेने का जरूरत था? और साथ साथ आपने डीजल का कीमत बढ़ा दिया। तो एक हमें भी लग रहा है कि आप ममता बनर्जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, सरकार हमारा गिरेगा नहीं, यही आप संदेश देना चाहते हैं कि ममता जी को? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। डीजल का कीमत ये सरकार नहीं बढ़ाए हैं, पीएसयू कंपनीज बढ़ाए हैं। और डीजल जरूरी है, मैडम, जो बात कंपनी सरकारी कंपनी है जी, ये सरकारी कंपनी है। आईओसी, एचपीसी हर सरकारी कंपनी है। पेट्रोल की कीमतें डिकंट्रोल हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डीजल का कीमत बढ़ गए हैं, इसके लिए आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है? कांग्रेस के सांसदों ने सब लोग खुश हैं? आप क्या समझते हैं कि यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर यूपीए चेयरपर्सन से लेकर सभी लोग बहुत खुश है कि हम कीमत बढ़ा दिया? ये कंपल्शन है, बढ़ाना पड़ा। कांग्रेस खुद नहीं, सवाल ये है कि आप सत्ता में बढ़ाना पड़ा, आपको तो कंपल्शन कर रहे हैं। एक सेकंड, खबर आ रही है चिदम्बरम। दीपा जी आ रही हूँ आपके पास। खबर आ रही है चिदम्बरम भी प्रधानमंत्री से मिलने हुए पहुंचे हैं, यानी पी चिदम्बरम का भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास पहुंचना। इससे पहले हमने आपको बताया था सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी है 7RCR, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। रणनीति तय हो रही है, रणनीति तय होगी कि आगे किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये एक नाजुक वक्त है इस वक्त सरकार के लिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और कीर्ति आजाद जी, आप अपनी बात कह रहे थे, वो बात भी पूरी कीजिए। और ये सवाल है कि आपकी भी ऐसी गठबंधन की पार्टियां हैं जो अब अलग रुख अपना रही हैं एफडीआई को लेकर। शिरोमणि अकाली दल समर्थन कर रहे हैं एफडीआई इन रिटेल, वो भी एनडीए के गठबंधन में है। कीर्ति जी, एफडीआई अभी पंजाब ने मना किया है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से नौकरियां जा रही हैं, खुदरे व्यापारी, उन लोगों को साथ में क्या हो रहा है। इस कारण से आज पंजाब में भी इस एफडीआई का विरोध किया गया है, क्योंकि जो सीधा लोगों को, जो छोटे व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, उनके ऊपर यह हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी इसको लिख के दिया है। साथ में दीपा जी ने यह बात कही पहले कि हम ये बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी पेट्रोल के दाम बढ़े थे, कच्चे तेल के दाम बढ़े थे, लेकिन देश के अंदर कोई कीमतें नहीं बढ़ी थी। इन्होंने 4 लाख करोड़ का घोटाला किया है, जिसमें अभी कोल घोटाला हुआ, 2G का घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला देखा, वह सारे पैसे निकल गए। यही कारण है कि आज ये सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। ये सभी नेताओं के और बिजनेसमैन की जेबों में पैसा गया है, जो आम लोगों की, जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वह 4 लाख करोड़ का जो घाटा हुआ है, उस 4 लाख के घाटे करोड़ को यह सब सब्सिडी हटा करके आम आदमी को, गरीब आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं ये कांग्रेस की सरकार। यही कारण है कि आज ये डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मुझे दीपा दास जी की यह बात पर सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि पीएसयू ने दाम बढ़ा दिए। क्या पहले कभी भी इन पीएसयू ने जब दाम बढ़ाए थे तो क्या रोल बैक नहीं हुए? और आज उस परिस्थिति में जब महंगाई चरम सीमा पर है, यह किस प्रकार का जवाब है? या तो जनता विरोधी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए तो हम बहस कर रहे हैं। आप सिर्फ टेलीविजन पर जनता को संदेश देते रहेंगे अपने होने का, या कोई प्रैक्टिकली कोई स्टेप आप भी नहीं कांग्रेस के खिलाफ? सरकार को कम से कम देखना चाहिए कि आम आदमी को किससे फायदा है, न कि उसको आप प्रताड़ित करें। और यही सवाल भी है दीपा जी की क्या अफसोस जाहिर कर देना काफी? आप कह रही हैं कि हम भी खुश नहीं है, तो कौन खुश है?
मैंने ये कहा कि कोई भी खुश नहीं है। जब कीमत बढ़ता है तो कोई खुश नहीं हो सकता। जब महंगाई बढ़ती है तो कोई खुश नहीं हो सकता। सरकार भी खुश नहीं है। सरकार भी कोशिश कर रही है, कोशिश जारी है महंगाई को। दीपा जी, ये गंभीर सवाल इसीलिए मैं आम आदमी को उसको अपना हक मिल जाता है, सब्सिडी नहीं हटती। आम आदमी के लिए जो 100 दिन का काम, चाहे वो मनरेगा से लेके कोई भी काम हो, कोई भी बीपीएल में जो लोग हैं उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स दिया गया क्या मनरेगा में, जितना घोटाला मनरेगा में है और किसी में घोटाला नहीं है, वहाँ आएगा अगली बार पार्लियामेंट में। मनरेगा में किस प्रकार का घोटाला है? सरकार का नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हर राज्य सरकार का होता है। अब लोगों को घोटाले के बारे में मैं कीर्ति आजाद से बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे घोटाले हैं, वो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन तरीका बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना दीपा जी। राज्यों के पास अगर आप विपक्ष का भी जिम्मेवारी बनता है। सरकार की बातें वो कीजिए। पहले आप बंगाल में कहते हैं कि लोकल प्रॉब्लम है, फिर आप बीजेपी पे आ जाते हैं। जब आपको बताया जाता है कि एफडीआई पंजाब ने हटा करके वो कहते हैं एफडीआई नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप घोटाले पे आ जाते हैं बीजेपी। अरे आम जनता का क्या हाल हो रहा है इसके बारे में बात कीजिए। त्राहिमाम बचा हुआ त्राहिमाम, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके ये कभी समस्या का हल नहीं है। दीपा सवाल ये गंभीर है, 4 लाख करोड़ का घोटाला, और इस गंभीर सवाल का गंभीर जवाब आप दीजिएगा। अगर आपकी अर्थशास्त्रियों की महान अर्थशास्त्रियों से बड़ी बहस होने की बात हुई, क्यों बीजेपी ने बहस नहीं किया? एक सेकंड मैम, आप जो कहते हैं कि महान अर्थशास्त्रियों की आपकी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक 1 से 10 से लेकर कई सारे बड़े महान अर्थशास्त्री हैं, अगर वाकई एफडीआई 3 बार 2G पे बहस किया था, 3 बार अगर वाकई एफडीआई को जादू की छड़ी है जिसके जरिए आप अर्थशास्त्र को पूरे देश के आर्थिक स्थिति को बदल सकते थे, तो तभी जाकर के राजा जेल में गए। सिंह ने आपने क्यों देश को गुमराह किया? राजा जेल में गए, ये भी सरकार चाहा इसलिए गए। आप कर्नाटक में क्या किए थे? आपका सरकार तो वहीं पे है, आप क्या किए थे? ठीक है, गए आप। हमारे तो सांसद से लेके मंत्री तक जेल में जा चुके हैं। आप सरकार में हैं, आप उसका जवाब दीजिए। क्या किया क्या नहीं किया वो बात की बात है। अभी इस समय वस्तु स्थिति क्या है इसका जवाब दें। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ ये है कि सामने आएगा जनता की, क्या आपने अर्थनीति बनाई, पूरे हिंदुस्तान की जनता को सदन बंद करके क्या आप लोगों को मार दिया है, आप लोगों ने गला घोट दिया उसका। सरकार का ममता संकट, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की बैठक कोलकाता में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री निवास पर इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम भी शामिल है। सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सवाल यह है दीपा दास मुंशी जी कि देश एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये बात तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बार बार देश को बताते रहे, लेकिन जब कदम उठाने की बात आती है तो अचानक एक साथ इतने सारे कदम, सहयोगियों को लेकर संकट। आपको नहीं लगता है कि अगर वाकई आर्थिक सुधार के लिए सब किया भी जा रहा है तो ये जो असमंजस है ये बिल्कुल विपरीत काम करेगा, चाहे बाजार हो चाहे अर्थव्यवस्था हो? जी देखिए, ऐसे अचानक की बात आप क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे। एफडीआई रिटेल पहले से ही आने वाले थे, सबको पता है। डीजल का जिस ढंग से इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस बढ़ रहा है, जिस ढंग से परिस्थिति को सामना करना पड़ रहा है, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर पहले ही बता चुके थे कि कुछ पैसा ज्यादा कीमत बढ़ जाएंगे। तो ये तो जानकारी सबके पास है। अगर ममता दीदी ने कह रही हैं कि आज हमारे साथ कोई लोग आके बैठ के बातचीत नहीं किया, ये भी गलत बात है। आनंद शर्मा खुद गए थे कलकत्ता, उनसे बात करके आए थे, और हर कैबिनेट मीटिंग से पहले उसका कैबिनेट एजेंडा दिया जाता है, और उस कैबिनेट एजेंडा जरूर मुकुल रॉय के पास भी पहुंचा था, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति और स्ट्रैटेजी करके वो खुद वहां पे मौजूद नहीं। ठीक है, वो कह रही, ठीक है। अगर कोई सांसद कहते हैं, अगर कोई पार्टी कहते हैं कि हम सांसद में चर्चा नहीं करेंगे, मीडिया में जाके बैठ के चर्चा करेंगे, बाहर बैठ के चर्चा करेंगे, सांसदों के एक दिन सांसद बैठने के लिए जो पैसा खर्चा होता है वो बर्बाद हो जाए, देश के जनता के सामने हम कुछ नहीं कहेंगे सांसद में बैठ के, मैं बाहर जाके बात करूंगा। अगर कोई मंत्री कहते हैं मैं कैबिनेट मंत्री होने के नाते हम कैबिनेट में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर जाके बंगाल के सड़क में जाके विरोध करूंगा, टीएमसी नहीं संभाल, इसके लिए फोरम अलग है। ठीक है, इससे यही समझ आता है टीएमसी को। परंजू जी देखिए, 2-4 सवाल दीपा जी को उनका जवाब देना चाहिए। एक है, देखिए
सरकार को कौन रोका कि 15 महीना आपने डीजल का कीमत बढ़ाया नहीं? अगर ये 15 महीना में हर महीना आप 30 पैसा पर लीटर बढ़ाते तो आप वहीं तक पहुंच जाते, 5 रुपया हो जाता है। दूसरा बात है, मैं मान लिया दीपा जी कि हम विदेश से हम कच्चे तेल आयात कर रहे हैं, 80% आयात कर रहे हैं, ये मान लिया। सरकार का घाटा बढ़ रहा है, सब्सिडीज दे रहे हैं, मगर देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, उसका बैलेंस शीट देखिए, उसमें दिखाया कि हम मुनाफा कमा रहे हैं। और सरकार ने जो विज्ञापन दिया ये पूरा अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि सरकार एक जेब से पैसा लेके दूसरा जेब में डाल रहे हैं, यानी कि ओएनजीसी से पैसा लेके आईओसी को सब्सिडाइज कर रहे हैं। और मैं एक चीज दीपा जी के साथ सहमत हूं, और मैं कीर्ति आजाद जी को भी बोलता, आज तो भारतीय जनता पार्टी 2G जेपीसी में वॉकआउट किया, उन्होंने 2G घोटाला में काफी कुछ चिल्लाचिल्ली किया, मगर कर्नाटक में रेड्डी बंधु जो मंत्री थे, जो आज जेल में है, जिस तरीका से प्राकृतिक समुदाय, भारतवर्ष के नेचुरल रिसोर्सेस को लूट किया, कांग्रेस से कम नहीं है। कांग्रेस ने भी लूट किया, मैं मान लिया कोलगेट में अजय संचेती जी का कंपनी में उसमें हाथ है, सिर्फ कांग्रेस का हाथ नहीं है, डीएमके का भी हाथ है। पूरा हमारे कांग्रेस और बीजेपी के राजनेता आज आम आदमी का संपत्ति, प्राकृतिक समुदाय को लूट किया। इसी प्राकृतिक आपदा के संरक्षण के लिए तो वहां पर बिठाती है जनता आपको, लेकिन सबकी ईमानदारी पर संदेह है कीर्ति आजाद जी। संकट की बात हो रही है, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की बैठक हो रही है, इसीलिए कीर्ति जी जो सवाल परंजय जी ने पूछा है उसका जवाब, सवाल तो यह है कि कैसे लोगों में विश्वास अपनी पार्टी के लिए जगा सकेंगे अगर वाकई सरकार संकट में होती है और उसका बुरा असर होता भी है तो। मैं ठाकुरदास गुप्ता जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। आज रेड्डी हैदराबाद के जेल में बंद हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले वह स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी जी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में उनके माइंस चलते थे। हमारी सरकार पहली बार कर्नाटक में बनी, हमारे येदियुरप्पा जी के ऊपर आरोप लगे, हमने उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया। लेकिन अगर राज्यों की बात करनी है तो आप इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कीजिए, हमारे पास और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन विषयों पर बात की जा सकती है। अभी मुख्य रूप से बात हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर किस प्रकार से लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। तो राज्य सरकार अगर ठाकुरदास साहब करें और आप अनुमति दें तो हम इस एक्सटेंशन इसको आगे 7 के बाद भी बढ़ाएं। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं, दूसरे प्रोग्राम सारे कैंसिल करूंगा। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि 4 लाख करोड़ का घोटाला, दीपा जी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। 2G पे 3 बार डिस्कशन हुआ, उस पर कोई भी कुछ नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर मैंने डिस्कशन शुरू किया, आपके चैनल ने लाइव दिखाया, लेकिन उसके बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर शुंगलू कमेटी बनी, उसने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाई, तब कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि यह डिस्कशन, ये कहते हैं नुकसान हुआ, अगर उस समय 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो आज 1,26,000 करोड़ का 2G में फायदा भी भारत के राजस्व को होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो 8 लोगों को जीरो लॉस की बात की थी, 14,000 करोड़ का मिनिमम उन्होंने रखा है बिड अमाउंट जो उन 8 लोगों को जाएगा। साथ ही साथ कोयले के अंदर कहते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला, इन्होंने पूरे देश को और सरकार को काला कर दिया है। दुनिया के अंदर थू-थू मची जा रही है। अगर यह सब पैसे इनकी जेबों में, इन राजनेताओं के जेबों में नहीं गए होते तो शायद आज इस प्रकार की परिस्थिति जो देश में आई हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, जो पैसे बड़े पड़े हैं वह कभी लोगों के ऊपर नहीं इस प्रकार का कहर बर पाते। तो यह सारी चीजें इस समय की केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है, इस सरकार को जाना चाहिए और इस सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, इसीलिए इस बहस का अंत यहीं पर करना होगा, लेकिन ममता बनर्जी क्या फैसला लेती है इस पर होगी सबकी नजर।